नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के अंतर्गत लोकतंत्र और विविधता पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और पिछले अध्याय में हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था की सत्ता की बंटवारे की व्यवस्था को हमने समझा था। भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को संग साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, भाषा और क्षेत्र के अतिरिक्त भी कुछ ऐसी भिन्नताएं होती हैं जिनको साथ लेकर व्यक्ति आगे बढ़ता है। लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा या क्षेत्र के साथ ही नहीं जुड़ी होती है, बल्कि उनकी विशिष्ट पहचान में जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, कबीला आदि अनेक प्रकार की अन्य पहचान भी जुड़ी होती हैं। हम इस प्रकरण में ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र किस प्रकार से सामाजिक अंतरों, विभिन्नताओं के बीच में सामंजस्य स्थापित कर एक सर्वमान्य समाधान प्रदान करने की कोशिश करता है। इस प्रकरण में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र में जो सामाजिक अन्य विविधताएं हैं, हम लोकतांत्रिक विधि से किस प्रकार से हल करने का प्रयास करते हैं। हम एक चर्चा करेंगे सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करती है। आइए इस प्रकरण को आगे समझने के लिए हम सन 1968 ईस्वी में मैक्सिको में हुए ओलंपिक की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सन 1968 में ओलंपिक खेल मैक्सिको सिटी में आयोजित हुए थे और इस खेल से जुड़ी हुई एक तस्वीर आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस चित्र में हम देख रहे हैं दो खिलाड़ी। ये घटना 1988 की है। मैक्सिको सिटी में ओलंपिक खेल आयोजित हुए और इस ओलंपिक खेल में इन खिलाड़ियों ने प्रथम तृतीय स्थान प्राप्त किया। टॉमी स्मिथ, इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया और जॉन कार्लोस, इन्होंने तृतीय स्थान पर रहकर ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रगान बजा, इन्होंने अपनी मुट्ठी तान दी और सिर झुका लिया। पुरस्कार पदक प्राप्त करते समय इन्होंने जूते नहीं पहन रखे थे, केवल मोजे पहने हुए थे। टॉमी स्मिथ ने एक मफलर पहन रखा था काले रंग का और एक मनकों की माला, काले मनकों की माला जॉन कार्लोस ने पहनी थी। जॉन कार्लोस ने अश्वेत लोगों के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए, जिनकी मृत्यु रंग भेद के कारण हुई थी, उनके प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए काले मनकों की माला पहन रखी थी। ये सब प्रतीक ये दर्शा रहे थे कि अमेरिका में नस्ल भेद है, हम इस नस्ल भेद का, रंग भेद का विरोध करते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था के दोष को इस मंच पर उठाया गया इन दोनों खिलाड़ियों के द्वारा और इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अमेरिकी रंग भेद के खिलाफ आकर्षित करने का प्रयास किया गया। तीसरे विजेता जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, पीटर नॉर्मन, जो ऑस्ट्रेलियाई थे, उन्होंने भी इनके नागरिक अधिकारों का सम्मान करने वाला एक बिल्ला पहन रखा था और जो इनके साथ एकजुटता को दर्शा रहा था।
तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि इस ओलंपिक खेल के आयोजन के समय इन खिलाड़ियों के द्वारा अपने सामाजिक चिंतन को यहाँ प्रदर्शित किया गया। अगर देखा जाए तो खेल के इस आयोजन में किसी भी सामाजिक विभाजन की चर्चा करना या उनको संकेत के द्वारा यहाँ उठाना उचित नहीं कहा जा सकता, और ओलंपिक संघ ने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के पदक वापस ले लिए। और यही नहीं, इसका खामियाजा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पीटर नॉर्मन को भी सहना पड़ा और अगले ओलंपिक में उनको टीम में स्थान नहीं मिला। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इन दोनों खिलाड़ियों के कार्य को खेल की दृष्टि से भले ही उचित ना कहा जाए, लेकिन सामाजिक विभाजन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति का एक उदाहरण अवश्य कहा जा सकता है। समाज में जो विभाजन है, सामाजिक विभाजन केवल क्षेत्र या भाषा के आधार पर ही नहीं होता, बल्कि इसके साथ में और भी दूसरी चीज़ें जुड़ी होती हैं। हम इन दोनों खिलाड़ियों के भाषा और क्षेत्र के सामाजिक भेदभाव के बारे में समझ सकते हैं। इन दोनों विषमताओं के अतिरिक्त भी समाज में अनेक विषमताएं होती रही हैं। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, अन्य वंश परंपरा के आधार पर अनेक प्रकार की विषमताएं समाज में दिखाई देती हैं। हम पिछले अध्याय में बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों को भी देख चुके हैं। बेल्जियम में जहां क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, श्रीलंका में क्षेत्र और भाषा के आधार पर अलग अलग लोग थे। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि समानताएं और असमानताएं समाज में एक व्यापक रूप धारण कर लेती हैं और जो सामाजिक विभाजन का एक व्यापक असरकारी उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। आइए अब हम विचार करें कि सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। जन्म आधारित जो सामाजिक भेदभाव है वो पूरे विश्व में अधिकांशतः प्रचलित है। जिस समुदाय में व्यक्ति का जन्म होता है उसी समुदाय का नाम, जाति, धर्म आदि अनेक पहचान उस व्यक्ति के साथ में जुड़ जाती हैं। यद्यपि व्यक्ति का इन पहचानों के साथ में संबंध तो स्थापित हो जाता है, किंतु वास्तव में उसका अपना कोई इसमें योगदान नहीं होता है। जिस परिवार में, जिस वंश में उसका जन्म हो गया, वही पहचान उसके साथ में सदैव बनी रहती है। लेकिन क्या सिर्फ जातिगत पहचान या धर्म के आधार पर पहचान या भाषा की पहचान या लिंग की पहचान या इसके अलावा भी किसी भी प्रकार की कोई और सामाजिक विभाजन का रूप रखने वाली कुछ दूसरी भी पहचान है? उन पहचानों के बारे में भी विचार करना चाहेंगे। हम लोग अपने आसपास तमाम तरीके के लोग देखते हैं। इन लोगों में विभिन्न प्रकार की अनेक दूसरी विषमताएं दिखाई देती हैं। कोई लंबा है, कोई छोटा है, रंग के आधार पर भी तमाम भेद दिखाई देते हैं। अभी मैंने जैसे प्रारंभ में चर्चा किया, अमेरिका में श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में तो कोई काला है, कोई गोरा है। शारीरिक क्षमताओं के आधार पर भी भिन्नताएं होती हैं। कोई कमज़ोर होता है तो कोई ताकतवर होता है। और यहाँ पर
ऐसी भी भिन्नताएं हैं जो व्यक्ति अपनी इच्छा से चुन सकता है। जैसे बच्चे अपनी पढ़ाई के तमाम विषय अपनी इच्छा के अनुसार चुन सकते हैं। पढ़ लिख कर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी पेशा चुन सकते हैं अपनी आजीविका के लिए। हम अपनी रुचि के अनुसार किसी भी खेल को अपने जीवन का अंग बना सकते हैं। और तमाम लोग ऐसे होते हैं जो सांस्कृतिक गतिविधियों में रुचि रखते हैं और उनमें बराबर भाग लेते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कुछ विभिन्नताएं इस प्रकार की होती हैं जो व्यक्तियों के द्वारा ग्रहण की जा सकती हैं और कुछ ऐसी होती हैं कि जो उनको जन्म के आधार पर प्राप्त हो जाती हैं। बाद के जीवन में प्राप्त होने वाली विभिन्नताएं, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र से संबंधित हों, आपके आजीविका के क्षेत्र से संबंधित हों, खेल के क्षेत्र से हों, या सांस्कृतिक गतिविधियों के संबंध में हों, या किसी अन्य क्षेत्र से हों, सबका एक अपना अपना समुदाय बन जाता है। लोग ऐसे समान समुदाय में रहना और उनके बीच में संबंध रखना बड़ा ही सुविधाजनक पाते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि किसी भी एक व्यक्ति की केवल एक ही पहचान नहीं होती है, बल्कि हर व्यक्ति की एक से अधिक पहचान होती है और इसी प्रकार से वो अपने समाज में अपना रूप स्पष्ट करता है। अभी हमने विभिन्न पहचानों के संबंध में चर्चा की। प्यारे बच्चों, यहाँ पर यह भी समझ लेना बहुत उचित है कि हर सामाजिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं होती। कई बार ये सामाजिक विभिन्नता एक पुल का भी काम करती है। जैसे विभिन्न जाति धर्म के लोग जब किसी एक खेल में रुचि रखते हैं और समान रूप से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो सब एक ही धारा के अंग बन जाते हैं और उनमें किसी भी प्रकार का आपस में भेद परिलक्षित नहीं होता है। इसी प्रकार से कुछ दूसरे अन्य उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। हम लोग प्रतिदिन के व्यवहार में देखते हैं कि एक ही धर्म में अलग अलग जाति या पंथ के लोगों के विचार अलग अलग होते हैं। अलग अलग धर्मों के एक ही जाति के लोग समान रूप से अपने को ज़्यादा निकट समझते हैं और उनके साथ उनके अच्छे संबंध होते हैं। और एक ही परिवार में अमीर और गरीब लोग होते हैं और उनके संबंध उतने आपस में घनिष्ठ नहीं होते हैं। अब आइए हम विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव की स्थिति के संबंध में विचार करें। ये विभिन्नताएं कभी कभी टकराव का रूप भी लेती हैं और हमेशा विभाजनकारी भी नहीं होती हैं। जो विभिन्नताएं हैं वो हमारे समाज में, उनमें आपस में किस प्रकार से सामंजस्य उत्पन्न होता है और कब वो टकराव का रूप ले लेती हैं, आइए अब हम इस बात को समझते हैं। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि सामाजिक विभाजन के साथ में जब कुछ और अंतर उनके साथ चिपक जाते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं, अर्थात ओवरलैप ऑफ डिफरेंसेस हो जाता है, तो वो सामाजिक विभाजन का रूप धारण कर लेते हैं। अमेरिकी समाज के उदाहरण से इस बात को हम ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। हमने देखा कि अमेरिका में अफ्रो अमेरिकी लोग भेदभाव के शिकार हैं, यानी वो अश्वेत हैं। केवल एक अंतर नहीं है उनके बीच में, अफ्रो अमेरिकी और जो अमेरिकी समाज के लोग हैं
उनके बीच में एक मुख्य अंतर है रंग भेद का, कि वे अश्वेत हैं और दूसरी ओर श्वेत हैं, यानी श्वेत और अश्वेत का अंतर है। लेकिन सिर्फ एक ही अंतर ही सामाजिक विभाजन का कारण नहीं है, बल्कि उसके साथ में कुछ और अंतर भी जुड़ते चले गए हैं। जैसे अश्वेत लोग गरीब हैं, भूमिहीन हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और तमाम प्रकार से उनको आगे बढ़ने से रोका गया है। तो जो सामाजिक भेदभाव है, जो उनके आर्थिक निम्नीकरण का मामला है और अनेक दूसरे पहलू हैं जिसके कारण वे सामाजिक विषमता का शिकार हैं। तो ये सामाजिक विभाजन का सबसे पहला रूप है। अब हम सामाजिक विभाजन के दूसरे रूप को देखते हैं। इसके अनुसार जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से गुथ जाती हैं तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है। इस बात को समझने के लिए हम नीदरलैंड और उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण लेते हैं। नीदरलैंड और उत्तरी आयरलैंड दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं। उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समुदाय के लोग रहते हैं और इन्हीं दोनों समुदाय के लोग नीदरलैंड में भी रहते हैं। उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक लोग अपेक्षाकृत गरीब हैं, भूमिहीन हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो उत्तरी आयरलैंड में सामाजिक विभाजन स्पष्ट दिखाई देता है कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंट के बीच में। लेकिन नीदरलैंड में चूंकि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों होते हुए भी इन दोनों ही समुदायों में गरीब और अमीर लोग हैं और वहाँ पर इस प्रकार का कोई भेदभाव या सामाजिक विभाजन दिखाई नहीं देता है। सामाजिक विभाजन का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है या राजनीति सामाजिक विभाजन को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि राजनीति सामाजिक विभाजन को ज़्यादा अधिक बड़ा कर देती है, राजनीति के कारण सामाजिक विभाजन और गहरे हो जाते हैं। कुछ लोग राजनीति को ही सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी मानने लगते हैं। वास्तव में लोकतंत्र में समुदाय के हितों को उठाना, उनकी आवाज़ को उठाना राजनीतिज्ञों का एक कार्य होता है। राजनीति लोकतांत्रिक व्यवस्था में बढ़ चढ़कर भाग लेती है और इस व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा होती है और उस प्रतिस्पर्धा के कारण जब वे किसी एक समुदाय की मांगों को अधिक उग्र रूप में दूसरे समुदाय की अवहेलना करते हुए उठाने की चेष्टा करते हैं, तो इससे समाज में विखंडन होता है और यही एक रूप भारत विभाजन के समय भी दिखाई दिया था। आइए प्यारे बच्चों, हम उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण लें। ईसाई बहुल देश है और इसमें दो वर्ग ईसाइयों के, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक रहते हैं। कैथोलिक गरीब हैं, प्रोटेस्टेंट अमीर हैं। 44% कैथोलिकों का नेतृत्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं और प्रोटेस्टेंट का नेतृत्व यूनियनिस्ट पार्टी के द्वारा किया जाता है। उनके आपस की हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। मुख्य कारण ये है उनके बीच विवाद का कि कैथोलिक चाहते हैं कि हम देश का विलय आयरलैंड गणराज्य के साथ कर दें। आयरलैंड में बहुसंख्यक कैथोलिक हैं। ग्रेट ब्रिटेन में चूँकि प्रोटेस्टेंटों की संख्या बहुतायत में है, तो प्रोटेस्टेंट लोग उत्तरी आयरलैंड के चाहते हैं कि हम ब्रिटेन के साथ
तो ये विवाद का मुख्य कारण है और इस विवाद के कारण उनमें आपस में कई बार हिंसक संघर्ष भी हुआ है। लेकिन सुखद पहलू यह है कि सन 1998 में ब्रिटिश सरकार व नेशनलिस्टों के बीच में शांति समझौता हो गया है। लेकिन हर एक देश के साथ में ऐसी अच्छी स्थिति नहीं आ पाती है। हम अगर उदाहरण यूगोस्लाविया का लें, यूगोस्लाविया में भी जाति और धर्म के भेदों को राजनीतिक दलों के द्वारा इस प्रकार तूल दिया गया कि आखिर यूगोस्लाविया खंड खंड हो गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है, उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जाता है। यानी लोकतंत्र को और अधिक प्रभावकारी बनाने में राजनीतिक दलों की अहम भूमिका होती है। आइए प्यारे बच्चों, अब हम सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम क्या होता है इस पर विचार करें। सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम को प्रकट करने वाले उत्तरदायी 3 प्रमुख कारण होते हैं। उनमें पहला, लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। लोग अपनी पहचान को प्रमुखता देना चाहते हैं और उस पहचान को प्रमुखता देने के चक्कर में कई बार अपनी राष्ट्रीय पहचान या अपनी उससे बड़ी पहचान को से विमुख हो जाते हैं और वो सामाजिक विभाजन का रूप धारण कर लेती है। हम इन दोनों स्थितियों को उदाहरण से समझेंगे। पहला उदाहरण हम बेल्जियम का लेते हैं। बेल्जियम के लोगों ने अपनी क्षेत्रीय पहचान को पीछे रखा और राष्ट्रीय पहचान को प्रमुखता दी और बेल्जियाई कहलाने में गर्व का अनुभव किया और आज बेल्जियम लोकतंत्र का एक श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में हमारे सामने है। दूसरा उदाहरण यूगोस्लाविया का, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उन्होंने अपनी पहचान को ही आगे रखा और परिणाम स्वरूप देश खंडित हो गया। राजनीतिक दलों के द्वारा किसी समुदाय की मांगों को उठाने का जो तरीका है वो भी सामाजिक विभाजन का एक प्रमुख तत्व रहता है। यानी किसी समुदाय की मांग को राजनीतिक दल किस प्रकार से उठा रहे हैं। राजनीतिक दल समुदायों की बात करने के लिए निश्चित रूप से अधिकृत होते हैं, उनको उठाना भी चाहिए, लेकिन जब ये मांग संविधान के दायरे में सीमित हो तब तो देश के लिए सकारात्मक होती है। लेकिन जब यही मांग देश के संविधान से के बाहर निकल जाती है तो सामाजिक विभाजन देश के विभाजन का कारण बनता है। श्रीलंका के उदाहरण में हमने देखा कि किस प्रकार श्रीलंका की शासन व्यवस्था ने किसी एक वर्ग अर्थात सिंघलियों के पक्ष में ही निर्णय लिए, जिसका परिणाम तमिलों के साथ भेदभाव के रूप में सामने आया और हिंसक आंदोलन हुए। उस हिंसक गतिविधियों में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। दूसरी ओर हमने देखा कि किस प्रकार सत्ता की साझेदारी के द्वारा बेल्जियम सरकार ने पूरे विश्व के सामने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। हम अपने भारत के लोकतंत्र को भी इसी प्रकार से देख सकते हैं कि किसी भी वर्ग या समाज की जो आवश्यकताएं हैं उनके प्रति सचेष्ट भाव से भारत सरकार या राज्य सरकारें कार्य करती हैं और किसी भी प्रकार की हिंसा को स्थान नहीं मिलता है। प्यारे बच्चों, हम लोग समझ सकते हैं कि सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने में कभी कभी अमूल्य सहयोग करती है। यद्यपि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो छोटे वंचित समूह हैं उनकी आवाज़ उठाने में राजनीतिक दल अपना योगदान देते हैं और उनको उचित प्रतिनिधित्व में भी मिलता है। लेकिन कई बार कुछ वर्ग
अपने असंतोष को हिंसा के माध्यम से भी प्रकट करते हैं और देश में हिंसा की गतिविधियां दिखाई देती हैं। लेकिन चाहे वो समुदाय के छोटे वर्ग हों या बड़े वर्ग हों, जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग या किसी अन्य प्रकार का अंतर हो, हर अंतर को लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही उचित स्थान प्राप्त हो सकता है। और हम इतिहास के तमाम उदाहरणों से समझ सकते हैं कि तमाम गड़बड़ियों की पहचान करने और विविधता को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका है। लोकतंत्र सब प्रकार की सामाजिक असमानताओं को, अंतरों को, विभाजनों को समाहित करते हुए सर्वमान्य रास्ता सुझाता है, दिखाता है और आज की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में इससे बेहतर कोई दूसरा और कोई तंत्र नहीं है, व्यवस्था नहीं है। आइए अब हम पहला प्रश्न लेते हैं, सामाजिक विभाजन से क्या अभिप्राय है। जब जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि के भेद इतने ज़्यादा गहरे हो जाएं कि परस्पर संघर्ष का रूप धारण कर लें तो ऐसी अवस्था सामाजिक विभाजन कहलाती है। आइए अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, सामाजिक विभाजन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो सामाजिक विभाजन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति का एक बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण मैक्सिको ओलंपिक की कहानी से मैंने आपको दिया था, आप इसको दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न, अमेरिका में किस प्रकार की सामाजिक विभिन्नता थी। अमेरिका में नस्ल भेद, रंग भेद के कारण दो वर्गों में विषमता थी, तो आप उसको रंग भेद की व्यवस्था को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य प्रतिस्पर्धा बनी रहने से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य प्रतिस्पर्धा बनी रहने से समाज में फूट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगला अंतिम प्रश्न, सामाजिक असमानता और गड़बड़ियों की पहचान करने तथा विविधता को समाहित करने का सबसे अच्छा साधन क्या है। जैसा कि हमने आज चर्चा की, सामाजिक असमानता और गड़बड़ियों की पहचान करने तथा विविधताओं को समाहित करने का सबसे अच्छा साधन लोकतंत्र है। धन्यवाद।